लोकेश जी को बोला ना, वो क्या करेंगे? You can mute your speakers if somebody is if you can mute your speakers. हो सकता पहले हो जाए। सर कल वाला लेक्चर भी अपलोड कर दो प्लीज, हाँ यस्टरडे राइट, वाला। मैं आज दोनों कर दूंगा शेयर। So here is the screen in front of you. What are the things we need to cover from this first part, that is master notes of ART. This topic is very important, I would like to say, because इस टॉपिक से एवरी ईयर दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, चाहे वो AFO के एग्जामिनेशन ले लो या फिर नाबार्ड के एग्जामिनेशन ले लो। कल FCI का जो पेपर हुआ था उसमें भी एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए थे। आई विल शो यू वेयर फ्रॉम दे हैव आस्क्ड। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिनिमम टाइम आप इन्वेस्ट करके मैक्सिमम इस टॉपिक से ले सकते हो, तो एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे इस टॉपिक से, ठीक है। तो हम फटाफट विल ट्राई टू कवर व्हाट आर ऑल द इंपॉर्टेंट एरियाज इन दिस टॉपिक। सो एज ऑल ऑफ यू नो, दिस इज द सिलेबस गिवन बाय द NABARD, राइट। एग्रीकल्चर डेफिनेशन, मीनिंग एंड ब्रांचेस, ये सारे पार्ट 1 में मैंने कवर किया ऑफ द मास्टर नोट्स। सो व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू कवर इन दिस आई हैव गिवन। दिस इज द कंटेंट। सी, फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कवर दिस ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आएंगे आई विल टेल यू। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर यू नीड टू कवर, वेरी इंपॉर्टेंट। और रिसेंट स्टैट्स भी आप एक बार देख लेना। आई हैव टेकन दिस स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे। Since economic survey statistics are always important, that's why I have included this stats in the master notes. और कुछ जो stats है वो fluctuate होते रहते हैं, तो उनको मैंने जान के master notes है इसलिए मैंने उनको mention यहाँ पे नहीं किया। Next, agriculture definition and branches, ठीक है। If I am going fast, anybody can tell me sir you are going fast, तो जल्दी ही मैं पढ़ाऊंगा ताकि जल्दी फिनिश अप कर सके आप, उसके बाद जाके रिवाइज कर सके if you want। तो एग्रीकल्चर डेफिनेशन, ब्रांचेस से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आई विल टेल यू, ठीक है। एग्रोनॉमी डेफिनेशन, मीनिंग, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कहां से आएगा आई विल टेल यू। क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, अगेन इंपॉर्टेंट, एवरी ईयर यू विल फाइंड वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन, वन क्वेश्चन हियर यू कैन गेट, एंड दिस क्लासिफिकेशन एग्रोक्लाइमेटिक जोन, वन क्वेश्चन। तो इन एरिया से बेसिकली दे आर आस्किंग दी क्वेश्चन। तो ये ग्रोथ फैक्टर्स है, इनमें आई डोंट थिंक कुछ बताने की ज्यादा आवश्यकता है। यू कैन गो थ्रू इट वंस एंड यू कैन डेफिनेटली चेक विद द करंट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखना क्या है, दिस पोर्शन इज इंपॉर्टेंट, शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। देखिए यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करके ऐसे फ्रेम किया जा सकता है, यू सी द ट्रेंड ऑफ द डिफरेंट सेक्टर, शेयर ऑफ क्रॉपिंग, क्रॉप का जो सेक्शन है, ठीक है, उसमें देखिए ट्रेंड आपको कैसे शो कर रहा है, दिस इज गोइंग डाउनवर्ड्स। लाइव स्टॉक का अपवर्ड जा रहा है। फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग का भी देखिए तो ये कांस्टेंट होकर डाउनवर्ड की ओर मूव कर रहा है। एंड शेयर ऑफ फिशिंग एंड एक्वाकल्चर देखिए तो, क्योंकि हम बहुत ध्यान दे रहे हैं एक्वाकल्चर में अपने इंडिया में, तो दिस सेक्टर इज आल्सो राइजिंग। तो दे कैन फ्रेम अ क्वेश्चन फ्रॉम द ट्रेंड, व्हाट आर ऑल द ट्रेंड्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन द एग्रीकल्चर, राइट। सो एक उसमें ऑड वन आउट कर देंगे, ठीक है। ये जैसे लाइव स्टॉक का इंक्रीज कर रहा है तो वो डिक्रीज करके दे देंगे, तो इस ट्रेंड को आप जरूर में ध्यान रखिए। एंड लास्ट फिगर ऑल्सो यू कैन रिमेंबर, 9.4, 5.1। So what are all different, the last figure जो रिप्रेजेंट करता है, जैसे फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग से बहुत से टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना शेयर है, तो ये वाला जो डेटा है 1.3%, यू कैन रिमेंबर, दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ठीक है। फिशिंग एंड एक्वाकल्चर का कितना परसेंट है, तो 1.2% इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, दिस यू कैन रिमेंबर, ठीक है। यहां से आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ट्रेंड क्या है, और जो छोटे छोटे सेक्टर्स है, अभी छोटे छोटे सेक्टर्स से ही वो बेसिकली क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, कि फिशिंग का कितना परसेंटेज है, एक्वाकल्चर का कितना परसेंटेज है, तो इस पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द एग्रीकल्चर डेफिनेशन पे हम आते हैं, यहां से सिलेबस शुरू होता है आपके NABARD का। तो यहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है, दे कैन गिव, इफ एनी एग्रीकल्चर प्रोफेसर इज सेटिंग द क्वेश्चन, तो जब भी एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है तो स्टार्ट यहीं से होती है कि एग्रीकल्चर वर्ड का डेफिनेशन कहां से स्टार्ट होता है। एवरी एग्रीकल्चर प्रोफेसर विल टीच यू व्हेन यू स्टार्ट योर स्टडी इन दी अंडर ग्रेजुएट कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसमें याद रखिएगा, एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो लैटिन ओरिजिन का वर्ड है, आपको याद रखना है। दे कैन गिव, कंफ्यूज हो जाओगे आप वहां पे, तो फ्रेंच वर्ड है, लैटिन है, एंग्लो सैक्सन वर्ड है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। इट स्टार्ट्स, इट इज अ लैटिन वर्ड, आपको याद रखना है। दोनों को बाइफरकेशन को भी याद रखिए, वेरी इजी टू रिमेंबर। एजियो मींस सॉइल एंड कल्चरा मींस कल्टीवेशन, ये आपको याद रखना है। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन द सिलेबस, दैट इज ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर कितने होते हैं। तो देखिए अब जहां भी पढ़ोगे ब्रांचेस, आपको इस तरह से आपको पढ़ने को मिलेगा 1 to 7। बट व्हेन यू विल गो थ्रू द ICR नोट्स, वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन उन्होंने कर रखा है कि क्रॉप प्रोटेक्शन ग्रुप में कौन कौन से एरियाज आते हैं, एनिमल हस्बेंड्री से कौन कौन आते हैं, एलाइड ग्रुप से कौन कौन आते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है कि सेवन ब्रांचेस एग्रीकल्चर के, ये ओल्ड हो चुका है, ठीक है, ये सबको पता है। तो थोड़ा सा आपको
एक स्टेप अहेड ये याद रखना है यहाँ पे कि मान लीजिए दे कैन आस्क how many branches of agriculture are related to crop production group, CPG group, how many branches of agriculture are related to animal husbandry group. तो इसको आप याद रखिएगा, 3 + 3 यहाँ पे 2 है, ऐसे आपको याद रखना है, इस क्लासिफिकेशन को भी आप याद रखिएगा अपने तौर पे, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू दिस एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर, यहाँ से देखिए जनरली दे आस्क पोमोलॉजी एंड ओलेरिकल्चर से ऑलवेज दे आस्क, तो ओलेरिकल्चर वर्ड्स आपको याद रखना है, इट इज रिलेटेड टू vegetable production, and pomology everybody knows that it is related to fruits. Again, one more term is there, viticulture, that is always asked in the examination. So viticulture is related to cultivation of grapes, आपको याद रखना है। और किसी क्रॉप्स का ऐसा टर्मिनोलॉजी नहीं है, बट ग्रेप्स स्पेसिफिकली देयर इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड विटिकल्चर जो आपको याद रखना है, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द डेफिनेशन, डेफिनेशन नथिंग, इसमें कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, ठीक है, इसको आप स्केप करके चलिए। स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम द स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर, इसको आप स्किप कर दीजिए। अगर आपके पास मास्टर नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ यू ट्राई टू मार्क इट आउट, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, दे विल नॉट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस क्वेश्चन। मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, उसी को डिटेल में यहाँ पे समझाया गया, जितने भी एरियाज है जहाँ पे आप एग्रीकल्चर को अप्लाई करते हो, एवरीथिंग विल कम अंडर प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, चाहे इरिगेशन हो, चाहे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हो, चाहे वीड को मैनेज कर रहे हो, ठीक है, एवरीथिंग विल कम अंडर दिस प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी। तो ये जनरल टर्मिनोलॉजी है, आपको यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, हियर कम्स, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार एनालाइज किया होगा तो आपने देखा होगा कि इस क्लासिफिकेशन से दे आर आस्किंग क्वेश्चन एवरी ईयर, ठीक है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बेसिस पे कैसा है, आप वहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। क्लाइमेट के बेसिस पे कौन कौन से क्रॉप्स है, ऑन्टोजेनी के बेसिस पे कौन कौन से क्रॉप्स है, तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है दैट इज ऑन्टोजेनी वाला, ये वाला जो यहाँ से क्वेश्चन दे आस्क, ठीक है। तो ऑन्टोजेनी के हिसाब से मींस लाइफ साइकिल जो होता है प्लांट का, उसके हिसाब से ऑन्टोजेनी मींस लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये सारे में आपको सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो ऑन्टोजेनी के हिसाब से ही है। इसके एग्जाम्पल से दे कैन आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्जाम्पल वाइज हम देखेंगे। forage crops, yes. Now coming on to the agronomic classification में जो है यहाँ पे सीरियल्स क्रॉप के इस फैमिली को आप याद रखेंगे। ऑल द सीरियल क्रॉप्स जो है वो पोएसी या ग्रामीने फैमिली से आते हैं, वेरी जनरल टर्मिनोलॉजी, इसे आपको याद रखना है। 1 मार्क क्वेश्चन दे कैन आस्क, ऑल द सीरियल क्रॉप्स, wheat, rice, maize, whatever we are growing, those are related to पोएसी और ग्रामीनी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फोरेज क्रॉप्स की अगर हम बात करें, फोरेज क्रॉप्स कौन से होते हैं, ठीक है, जिसको हम एनिमल हस्बेंड्री में यूज करते हैं, ठीक है, वो फोरेज क्रॉप्स होते हैं जिसको हम एनिमल फीड के तौर पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन से क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक लास्ट ईयर आल्सो दे हैव आस्क्ड सम क्वेश्चन लाइक किंग इजिप्शियन क्लोवर कौन से फोरेज क्रॉप को बोला जाता है। तो ये जो मैंने निक नेम्स दे रखे हैं यहाँ पे, ये VVI है, दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर, मेंस में या किसी में क्वेश्चन पूछा गया। इजिप्शियन क्लोवर इज बेसम, ठीक है, इसको किंग ऑफ फोडर क्रॉप्स भी बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, किंग ऑफ फोडर क्रॉप्स भी बोला जाता है, याद रखिएगा। क्वीन ऑफ फोडर क्रॉप्स क्या है, ल्यूसर्न है। सेंजी इज स्वीट क्लोवर, एलिफेंट ग्रास इज नेपियर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन जो निक नेम्स है इसको आपको याद रखना है, दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्टर। नाउ कमिंग ऑन टू दी ऑयल सीड क्रॉप्स, यहाँ पे ये ब्राउन मस्टर्ड है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ब्राउन मस्टर्ड होगा। तो डिफरेंट मस्टर्ड्स के जो ऑयल परसेंटेज है उसके आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जितने ऑयल क्रॉप्स होते हैं जो हम यूज करते हैं हमारे घर में, राइट, मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें ऑयल परसेंटेज कितना होता है, थोड़ा सा इस रेंज को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है 45, 43, तो 40 के ऊपर आसपास है, ठीक है। ब्लैक मस्टर्ड का थोड़ा कम होता है, ये आपको याद रखना है। दिस पॉइंट, कैनोला ऑयल, व्हाट इज कैनोला ऑयल? कैनोला ऑयल इज अ वेजिटेबल ऑयल derived from variety of rapeseed that is low in uric acid, very 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 important कि कैनोला ऑयल को हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं बाकी ऑयल से, that it has low uric acid content and this percentage you must remember। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया बट किसी एक ना एक ईयर में तो दे विल आस्क दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। कैनोला ऑयल क्या होता है, तो यूरेसिक एसिड के हिसाब से इसको हम करते हैं, प्लस कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, कम होना चाहिए, 2% से कम यूरेसिक एसिड होगा तो उसको बोलेंगे कैनोला ऑयल। सोयाबीन अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप, इसमें ऑयल परसेंटेज कितना होता है इसको आप कंपैरिजन कीजिए। मस्टर्ड में कहाँ 43% है, कहाँ उसका हाफ यहाँ पे आप पहुंच जा रहे हो 18 to 19%। तो ऐसे कंपैरेटिव एनालिसिस आप करोगे तो यू कैन रिमेंबर द थिंग्स, ठीक है, ज्यादा समय तक रिटेन कर सकते हो। ब्रांड ऑयल वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हर जगह आपको ब्रांड ऑयल का मिल रहा होगा कि इट इज हेल्दियर ऑयल, every store you go you will find brand oil, ठीक है, different companies are selling,
तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रान ऑयल किससे बनाते हैं? राइस के ब्रान से बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके जो ये कंसंट्रेशन है इसको भी थोड़ा सा ध्यान में देखोगे, स्पेशली अगर स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स हैं तो इसको आप जरूर ध्यान से याद रखिएगा, ब्रान ऑयल में कौन कौन से परसेंटेज किसके कितने होते हैं। These are all general things, nothing to डिस्क्राइब है, आप इजीली कवर कर सकते हो इन चीजों को। नाउ जहां पे इंपॉर्टेंट है, नाउ यहाँ पे थोड़ा सा आप क्लासिफिकेशन को देख लीजिएगा। जो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है उसमें जो वेजिटेबल्स आ रहे हैं ना, लाइक कैबेज एंड मस्टर्ड, ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो ये क्रूसीफेरे, सी फॉर कैबेज, सी फॉर क्रूसीफेरे, ऐसे करके आपको याद रखना है। कॉटन किससे होता है? मैल्विएसिएसी होता है। जूट किससे होता है? टिलिएसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत से टाइम एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि जूट जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो टिलिएसी से बिलोंग करता है। तो थोड़ा सा एक बार आप जो जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है एटलीस्ट उसके फैमिली को तो आपको याद ही रखना है, लाइक कॉटन, कैबेज, ठीक है। पोटैटो, ब्रिंजल कहाँ से आते हैं? सोलेनेसी से आते हैं। टिलिएसी, जूट मैंने बता दिया, जूट वाला हमेशा पूछा जाता है, तो इसको एटलीस्ट आपको याद रखना है। क्लाइमेट, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज जो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट है, डिफरेंट टेम्परेट फ्रूट्स है, जो सिंपल फ्रूट्स है, फ्रेशी फ्रूट्स है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू नट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू नट? यहाँ पे आपको कैश्यू नट दे दिया जाएगा, ग्राउंड नट दे दिया जाएगा, या फिर और कुछ ऐसे नट्स दे दिए जाएंगे। बट जो ट्रू नट होते हैं, जो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है, जो कि अभी समझाना मेरे लिए आपके लिए जरूरी नहीं है कि नट क्या होते हैं, आपको समझना यहाँ पे जरूरी नहीं है। बस इतना याद रखिए, जो ट्रू नट्स होते हैं वो वॉलनट होते हैं, आलमंड होते हैं, चेस्टनट होते हैं, हेजलनट होते हैं एंड पीकन नट होते हैं। इसको छोड़ के जितने भी नट वाले नाम आ जाए, जैसे ग्राउंड नट, कैशू नट, दे आर नॉट ओरिजिनल नट्स, आपको याद रखना है। तो ऑड वन आउट यहाँ से आपको फिगर आउट करना है। तो आप क्या याद रखोगे? ओरिजिनल नट्स के एग्जाम्पल को बस आप याद रखिए, तो फॉल्स नट वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो। एग्रीगेट फ्रूट्स का एग्जाम्पल याद रखिए, रास्पबेरी, ठीक है। मल्टीपल फ्रूट्स का एग्जाम्पल याद रखिए, मलबरी। नाउ कमिंग ऑन टू टेम्परेट, यस, क्लासिफिकेशन डिफरेंट जोन के हिसाब से, ये टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे इन्होंने कोकोनट को हिट कर रखा है। कोकोनट हमेशा ये पूछते हैं, कोकोनट प्लांट से व्हाई दे आर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चन अगेन अगेन, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ये नाबार्ड के मॉडल प्रोजेक्ट में ऑलरेडी कवर्ड है कोकोनट। तो जितने भी फैक्ट्स दिए हुए हैं कोकोनट के बारे में, आप सर्च आउट करके देख लेना, नाबार्ड मॉडल प्रोजेक्ट में आप कोकोनट फैक्ट्स को देख लेना। बिकॉज बहुत से टाइम उन्होंने कोकोनट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि कोकोनट किस जोन से रिलेट करता है, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट क्रॉप है, राइट। टेम्परेट वो हो गया जो ठंडे एरिया में ग्रो करते हैं, ट्रॉपिकल वो हो गया जो गर्म एरिया में ग्रो करते हैं। तो कोकोनट आपको पता है कि सदर्न इंडिया में ज्यादा उसके प्लांट्स लगे रहते हैं, तो दैट विल कम अराउंड ट्रॉपिकल में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको डिफरेंट क्लासिफिकेशन को याद रखना है। जैसे सिट्रस है, ग्रेप है, ये सब ट्रॉपिकल में आ गया। इसमें थोड़े से आपको डिफरेंस मिल सकते हैं डिफरेंट ऑथर्स के, बट क्योंकि ये टीएनएयू और आईसीआर के नोट से लिया हुआ है, तो आप इसी क्लासिफिकेशन को याद रखिए। हो सकता है आपको किसी बुक में ये और किसी कैटेगरी में मिल जाए, बट आप इसी क्लासिफिकेशन को याद रखिएगा, तो दैट विल बी मच बेटर। नाउ कमिंग ऑन टू रूट डेप्थ, यहां से देखो फिर दे आर आस्किंग क्वेश्चन, शैलो डेप्थ कहाँ होता है? 15 सेंटीमीटर। एंड डीप रूटेड कौन से क्रॉप होते हैं जिसके 45 टू 60 सेंटीमीटर रूट ग्रोथ जाता है, दैट इज पेनिट्रेशन कितना होता है रूट का। तो शैलो के लिए आपको याद रखना है 15 सेंटीमीटर, दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन। एंड डीप रूटेड क्रॉप्स के लिए 45 टू 60 सेंटीमीटर आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे फिर से आ गया ऑन्टोजेनी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पे आप याद रखिएगा जितने सीरियल क्रॉप्स होते हैं, लाइक व्हीट, राइस, मेज, मस्टर्ड, ये सारे एनुअल होते हैं, ठीक है। शुगर बीट हो गया, बीट रूट हो गया, ये सारे क्या है? बाइनियल है। अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली दे कैन आस्क। पेरेनियल, नेपियर, जितने भी फोडर ग्रास हो गया, कोकोनट प्लांट हो गया, यू नो कि एक साल में इसका डेथ तो नहीं होता है, तो कोकोनट विल बी ए पेरेनियल प्लांट। अगर हम बाइनियल की बात करें तो शुगर बीट एंड बीट रूट आर दी मोस्ट फेमस एग्जांपल। कैरेट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे बाइनियल के एग्जांपल है। एंड एनुअल में जितने भी सीरियल क्रॉप्स आएंगे, तो 5 ऑप्शंस रहेंगे, एक तो नन रहना ही है, नन ऑफ द अबव। तो आपको याद रख लेना है कि बाइनियल कौन से है, तो आप ऑर्डर नॉट याद कर लो, या फिर ढूंढ लो कि सीरियल क्रॉप्स कौन से हैं, तो वो सारे एनुअल है, तो हो सकता है एक बीच में बाइनियल डाल दिया, यू कैन कवर इजीली। अब देखिए फिर से आ गया यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल एंड पोलर। देखो इससे भी क्वेश्चन नाबार्ड हैज ऑलरेडी आस्क्ड, पोलर से उन्होंने क्वेश्चन पहले भी पूछ रखे हैं। ट्रॉपिकल वाला मैंने आपको बताया कि कोकोनट का उन्होंने पूछ रखा है कि कोकोनट क्लाइमेटिक सीजन के हिसाब से क्या किस टाइप का क्रॉप है, तो इट इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप, ठीक है। टेम्परेट, व्हीट एंड बार्ली, सब ट्रॉपिकल, राइस एंड कॉटन। तो ये क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत इधर उधर डिफरेंट बुक्स में डिफर कर सकता है, बट इसी क्लासिफिकेशन का आप लेके चलिए, दैट विल बी बेटर।
पोलर जो भी ठंडे एरिया में क्रॉप्स ग्रो करते हैं। सीजन अगेन दिस इज वेरी, जब नाबार्ड स्टार्ट हुआ था 2016 वगैरह में, तो इससे बहुत क्वेश्चन आते थे उस टाइम क्रॉपिंग सीजन के हिसाब से कि रबी, खरीफ एंड ज़ैद का याद रखिएगा कि सोइंग टाइम कौन से मंथ्स में है, हार्वेस्टिंग टाइम कौन से मंथ में। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से, एग्जाम्पल डेफिनेटली दे आर आस्किंग, तो याद रखना आपको। वीट एंड राइस का तो बिल्कुल ही याद रखिए, ठीक है, कि वीट जो है ठंडे के दिनों में होता है तो रबी क्रॉप है, खरीफ जो रेनी सीजन में होता है, तो राइस हमेशा रेनी सीजन में हम ज्यादातर लगाते हैं, तो राइस बेस्ट एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप, ठीक है। उसी तरह पल्सेस जो है किसमें आता है, जितने मेलन क्रॉप्स होते हैं लाइक, ठीक है, वाटरमेलन वगैरह हो गया, वो समर में आएंगे हमेशा, जायद क्रॉप उसको हम बोलते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से दे आर आस्किंग दी क्वेश्चन। Now coming on to the factors affecting crop production, next part of as per the syllabus, तो यहाँ पे आपको कौन सी चीजें देखनी है, I will tell you। यहाँ पे ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन का अगर कोई बच्चा है यहाँ पे एग्रीकल्चर का, तो यहाँ से दे आर आस्किंग। आई कैन रिमेम्बर दे हैव आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन कि राइस के लिए ऑप्टिमम कौन सा होता है, वीट के लिए ऑप्टिमम कौन सा होता है। तो ये जो वाला जो चार्ट है ना, यानी आप कोड बना के इस चार्ट को आप याद रखिए, दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन। ये वाला चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 to 60%, ये आपको याद रखना है, 40 to 60% जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे अच्छा होता है क्रॉप ग्रोथ के लिए। प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें तो इसमें ज्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है, इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया कितना है, एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया कितना है, तो वो आपको देख लेना है कि एवरेज इंडिया के रेनफॉल कितना है, 125 सेंटीमीटर, ठीक है, विच इज रिसीव्ड 75% जून जुलाई में। आपको पता है कि जो मानसून वाला पीरियड होता है उसी में हम करते हैं। फोटो पीरियडिज्म के हिसाब से जो सोलर रेडिएशन प्लांट को मिलते हैं, शॉर्ट डे क्या होता है, लॉन्ग डे क्या होता है, डे न्यूट्रल क्या होता है, तो जो बेसिक बेंचमार्क है दैट इज 12th आवर। 12th आवर से कम हो तो शॉर्ट डे, 12 आवर से ज्यादा हो तो लॉन्ग, या फिर इफेक्ट नहीं पड़ रहा बिल्कुल प्लांट में तो उसको हम बोलते हैं डे न्यूट्रल। तो टोमेटो एंड मेज आर एग्जांपल ऑफ डे न्यूट्रल प्लांट, याद रखिएगा इसको। टोमेटो इज बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस डे न्यूट्रल प्लांट। विंड वेलोसिटी के रेंज को आप याद रखिएगा, 4 to 6 किलोमीटर हो सकता है, एग्जामिनेशन में ऐसे देते 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6, तो 4 से 6 वाला आप याद रखिएगा, दैट इज विंड वेलोसिटी के हिसाब से। नाउ कमिंग ऑन टू वर्ड इडाफिक, इडाफिक इज रिलेटेड टू सॉइल फैक्टर्स। सॉइल फैक्टर्स, तो इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे सॉइल वाले हमारे चैप्टर में। देखिए यहाँ से कल फील्ड कैपेसिटी से आई थिंक दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन इन द एफसीआई, और नाबार्ड में भी आप देखोगे पिछले 2 साल से इस टॉपिक से क्वेश्चन दे आर आस्किंग, फील्ड कैपेसिटी से, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इसके रेंज को आप जरूर याद रखिएगा कि फील्ड कैपेसिटी से आप मीन क्या करते हो, डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेना, एंड रेंज को आप याद रखिएगा कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का रेंज क्या है, फील्ड कैपेसिटी का रेंज क्या है, कैपिलरी वाटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर को कैसे डिफाइन करते हैं। ये मेंस अभी पूछा गया था, पिछले साल के नाबार्ड के मेंस में भी आया था फॉर जनरलिस्ट स्टूडेंट, एक कोई डेफिनेशन दिया हुआ था एंड दे आस्क्ड कि ये कौन सा डेफिनेशन है, ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर का है या फिर कैपिलरी वाटर का है, किस चीज का डेफिनेशन है, तो इनके डेफिनेशन, इनके रेंज को आप एक बार देख लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट। सॉइल ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जस्ट आपको याद रखना है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है, सिम्बायोटिक एंड एसिम्बायोटिक ग्रुप वाले एग्जांपल्स को आप याद रखना है, ठीक है। सिम्बायोटिक में राइजोबियम, फ्रैंकिया एंड अजोलाई, ये एग्जांपल है। एसोसिएटिव सिम्बायोसिस की अगर हम बात करें तो एज़ोस्पेरियम एक गुड एग्जांपल है। फ्री लिविंग के लिए एजोटोबैक्टर, ए, बेजरनिक सेकंड एंड सी, ए बी सी से आप याद रखिएगा। जो फ्री लिविंग है वो कौन कौन से, ए बी सी है, एजोटोबैक्टर, बेजरनिक एंड क्लॉस्ट्रिडियम फ्री लिविंग, बाकी जो नहीं आएंगे वो इधर वाले ग्रुप में आएंगे। तो एटलीस्ट ए बी सी कोड से आप याद रखिएगा, दोज आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और यहाँ पे अब आ जाओ, यहाँ पे दिस इज इंपॉर्टेंट, योर सॉइल पीएच के हिसाब से दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स कि बेस्ट पीएच रेंज कौन सा होता है प्लांट न्यूट्रिएंट के एबिलिटी के लिए। तो ये वाला जो रेंज आप देख रहे हो ग्रीन बॉक्स यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है आपके पास, दैट इज 6.5 to जो 7 का रेंज है, ये सबसे बेस्ट रेंज होता है ऑल द न्यूट्रिएंट्स जिसमें अवेलेबल होते हैं। इससे ज्यादा हो फिर भी अवेलेबल नहीं होगा, इससे कम हो फिर भी अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये रेंज को आप याद रखिएगा, 6.5 से 7, 6.5 to 7 रेंज इज द गुड एग्जांपल, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आपको जरूर याद रखना है, सॉइल पीएच का रेंज बेस्ट कौन सा है जब मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू नॉट सो इम्पोर्टेंट, अल्टीट्यूड के हिसाब से एक वर्ड आता है इसमें नीवल जोन,
नीवल जोन ऑल्टीट्यूड के हिसाब से, जो ऑल्टीट्यूड में जब प्लांटेशन होता है ना, जो सबसे टॉप मोस्ट प्लांट्स ग्रो करते हैं, दैट कम्स अंडर द नीवल जोन। आप याद रखिएगा, जो 3000 मीटर्स के ऊपर प्लांट ग्रो करते हैं, इस एरिया के ऊपर वी कॉल दैट एज नीवल जोन। तो कोई भी क्रॉप आएगा, दे कैन आस्क कि नीवल जोन इज रिलेटेड टू विच ऑल्टीट्यूड, हाई ऑल्टीट्यूड, लो ऑल्टीट्यूड, मिड ऑल्टीट्यूड। तो हाई ऑल्टीट्यूड आपको याद रखना है, नीवल जोन में होता है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू जेनेटिक फैक्टर्स, नहीं पूछा जाएगा आपसे। एग्रोक्लाइमेटिक जोन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कौन कौन से क्लासिफिकेशन दिया है और उनके हिसाब से कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन है या एग्रो इकोलॉजिकल जोन है। तो ACZ एंड AER में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, मैंने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रखा है यूट्यूब में, ठीक है। अगर कंटिन्यूम में हो तो दैट इज एग्रोक्लाइमेटिक जोन। अगर डिफरेंट एरियाज में हो, मान लो एक गुजरात वाले एरिया में आ रहा है, एक हिमालय वाले एरिया में आ रहा है, बट उनमें कुछ सिमिलरिटी है, लाइक लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड इज लेस देन 90 डेज, तो उसको हम फिर बोलेंगे एग्रो इकोलॉजिकल जोन। तो प्लानिंग कमीशन के हिसाब से 15 है, ICR के हिसाब से 127 है, NBSS नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग के हिसाब से 20 है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पहले भी आ चुके हैं, अभी भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे और एक चीज आपको क्या देखना है, जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो डिफाइन किया है, उसने ये 2 फैक्टर्स लिए हैं, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड एंड क्लाइमेट। बट प्लानिंग कमीशन के हिसाब से ये सारे फैक्टर्स लिए गए, रेनफॉल, टेम्परेचर, टोपोग्राफी, क्रॉपिंग। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फॉर डिफाइनिंग एग्रोक्लाइमेटिक जोन हैज नॉट बीन टेकन बाय प्लानिंग कमीशन। तो दे विल इंसर्ट LGP है, तो LGP नहीं लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि प्लानिंग कमीशन ने किस बेसिस पर डिफाइन किया, FAO ने किस बेसिस पर डिफाइन किया। तो 1978 के आसपास FAO ने इस डेफिनेशन को दिया था। एग्रोक्लाइमेटिक जोन, ये ओवरऑल मैंने एक ब्रीफ यहाँ पे चार्ट में दे दिया। इस कमेटी का नाम याद रखिएगा, जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो है कमेटी किसने दिया है, दिस इज एज पर पंजाब सिंह कमेटी के हिसाब से, आपको याद रखना है। प्लीज डोंट स्क्रिबल इन दिस स्क्रीन। तो पंजाब सिंह कमेटी के हिसाब से ये एग्रोक्लाइमेटिक जोन आया था, ठीक है, जो कि 15 है एग्जाम्पल। ACZ में देखो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है नाबार्ड में कि विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन। तो मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, मतलब स्टेट के इंटरनल की बात हो रही है, ओवरऑल इंडिया के नहीं। मान लो हर स्टेट ने अपने अपने स्टेट को डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन में बांटा है। तो MP ने सबसे मैक्सिमम में बांट रखा है, दैट इज 12। हरियाणा का सबसे लीस्ट है, दैट इज 2। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एग्रोक्लाइमेटिक जोन क्यों बांटा जाता है आपको पता ही है, प्लानिंग हम अच्छे से कर सकते हैं, एक पूरे एरिया में क्रॉपिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, तो रिसर्च इजी हो जाता है, इसलिए हम एग्रोक्लाइमेटिक जोन के हिसाब से बांटते हैं। नहीं तो हर छोटे छोटे जगह के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो एक एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आप रिसर्च कर लोगे तो दैट विल बी वेरी इजी। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ACZ, ये ईयर याद रखिएगा, प्लानिंग कमीशन ने कब दिया था, 1989, ठीक है। ये आई थिंक समवेयर दे हैव आस्क्ड इन द FCI एग्जामिनेशन ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन हैज आल्सो बीन आस्क्ड इन द MP PSC असिस्टेंट डायरेक्टर क्वेश्चन ऑफ एग्रीकल्चर, ये ईयर पूछा गया था उसमें, ठीक है। 1989 में को याद रखना है। ICR क्लासिफिकेशन देखो, मैंने जैसे बताया था, देख लो यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा है, तो 12 मध्य प्रदेश, लीस्ट कौन सा है, देखो 2 हरियाणा। तो ये दोनों आपको याद रखना है, किस स्टेट में मैक्सिमम है, किस स्टेट में मिनिमम है, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। नाउ कमिंग ऑन टू द क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम। तो अगेन आई हैव ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। तो पता ही है आपको कि पूरे हम ओवरऑल देखते हैं कि टाइम के हिसाब से, मान लो एक फील्ड है आपके पास, तो आपने खरीफ में क्या ग्रो किया यहाँ पे, फिर रबी में क्या ग्रो किया, कितने यूनिट में ग्रो किया। तो ज्योग्राफिकल प्लस टाइम फैक्टर दोनों को हम लेके जब डिफाइन करते हैं तो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न का डेफिनेशन होता है। यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से डिफरेंट एग्जांपल है, सिक्वेंशियल, मिक्स्ड, मोनोक्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा इफ एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्वेंशियल क्रॉपिंग एंड रिले क्रॉपिंग। दोनों टर्मिनोलॉजी सिमिलर लग रहा है सुनने में, तो इज देयर एनी स्पेसिफिक डेफिनेशन? अगर डेफिनेशन दे दिया जाए एंड दोनों ऑप्शंस दे दिए जाए तो आप कैसे सॉर्ट करोगे कि कौन सा सिक्वेंशियल के लिए, कौन सा रिले के लिए? यस अक्षय, एनीबॉडी? Sir, In relay cropping, we harvest before the harvest we sow the seeds in relay cropping, but in sequence we sow the next crop after the harvesting of the first crop. Very good, very good. तो याद रखिएगा, sequential cropping is that type of cropping where we are doing after harvesting के हिसाब से। हार्वेस्ट जब हो गया क्रॉप उसके बाद हम सो करेंगे, ठीक है। मान लो वीट लगा हुआ है फील्ड में, तो वीट हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद आप सो कर रहे हो, तो दैट इज सिक्वेंशियल। बट राइस मान लो फील्ड में लगा हुआ है, तो राइस के फील्ड में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, तो यू वांट टू यूटिलाइज दैट मॉइस्चर। तो राइस अभी हार्वेस्ट नहीं हुआ है बट यू आर प्लांटिंग सम अदर प्लांट सीड्स, तो दैट इज रिले। आपको याद रखना है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस
as somebody told, that is right. वो आपको याद रखना है कि sequential and relay में क्या difference है. Ratooning is very important. Ratooning क्या होता है? मान लो एक crop है, आपने लगा दिया sugarcane का crop, आपने एक harvest ले लिया यहाँ से cutting करके, नीचे stubble को छोड़ दिया, तो stubble will again grow into crop that is called ratooning. तो ratooning के लिए best example आप याद रखिएगा, पूछा जाता है sugarcane plus sorghum. Both are best example of ratooning crops. तो आपको याद रखना है. मोनोक्रॉपिंग नाम से ही पता चल रहा है, एक ही क्रॉप. तो मोनोक्रॉपिंग जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे एग्रीकल्चर के लिए. मोनोक्रॉपिंग अभी पंजाब हरियाणा वाले रीजन में बहुत ज्यादा है ये. तो एक टर्म अभी न्यूज़पेपर में हमेशा आता है, व्हाट इज दैट टर्म फॉर मोनोक्रॉपिंग, पूछा जा सकता है क्वेश्चन. व्हाट वी कॉल, इसको नीति आयोग ने भी बहुत बार इस टर्म को यूज किया. व्हाट इज दैट? इंटेंसिव फार्मिंग. इंटेंसिव फार्मिंग. Intensive farming is different thing. One more term is there. It starts with C only. What is that term? We call it as serialization of agriculture. If you have read many of the Gulati articles in Indian Express, बहुत से टाइम ये वर्ड यूज किया जाता है, serialization of agriculture. So that is only monocropping. तो serialization of agriculture वर्ड है तो आप समझ जाना that is related to monocropping. ठीक है, ये आपको याद रखना है. मिक्स्ड में कुछ नहीं है, सारे सीड्स को आपने मिक्स किया एंड यू थ्रो इट इनटू द फील्ड, इट विल ग्रो बाय इटसेल्फ. दैट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग, आपको याद रखना है. नाउ कमिंग ऑन टू द क्रॉपिंग सिस्टम. देखो क्रॉपिंग पैटर्न तो हमने समझ लिया. उसमें जब हम इंटरेक्शन वर्ड जोड़ देते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन व्हाट, इंटरेक्शन बिटवीन इनपुट्स एंड द टेक्नोलॉजी. यू आर यूजिंग ट्रैक्टर, यू आर यूजिंग इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर. तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम. और एक इससे ब्रॉड टर्म आ जाता है दैट इज कॉल्ड फार्मिंग सिस्टम. वहां पे किसमें इंटरेक्शन हम जोड़ देते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन द एंटरप्राइज. फार्मिंग सिस्टम से दे आर आस्किंग क्वेश्चंस. फार्मिंग सिस्टम से दे आर आस्किंग क्वेश्चंस. तो फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है, कौन से इंटरेक्शन होते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन एंटरप्राइज. बट इन क्रॉपिंग सिस्टम इंटरेक्शन किसके बीच में होता है, इनपुट एंड टेक्नोलॉजी के बीच में इंटरेक्शन होता है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है. तो बिल्कुल क्लियर रहिएगा. डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, डेफिनेशन दे दिया जाएगा एंड पूछा जाएगा व्हाट इट इज डिफाइनिंग. तो आपको ये याद रखना है. देखो क्वेश्चन कहां से आते हैं फार्मिंग सिस्टम में, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. वेटलैंड बेस्ड फार्मिंग सिस्टम के कौन से एग्जांपल है, जहां पे आपको फिश दिख जाए तो आप पकड़ लोगे, वहां पे वेटलैंड बेस्ड है. जहां पे भी आपको बायोगैस दिख जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है बायोगैस, अगर आपको वर्ड दिख गया तो आप डायरेक्ट टिक करो गार्डन लैंड बेस्ड फार्मिंग सिस्टम. क्योंकि बायोगैस तो वही बनेगा ना जहां से आपके पेड़ पत्ते मतलब जितने भी आएंगे टूट के, उससे आप डिकम्पोज करके बायोगैस बनाओगे. तो दैट इज गार्डन लैंड बेस्ड फार्मिंग सिस्टम. जब हम ड्राई लैंड फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, गोट. जब भी आपको गोट दिख जाए तो समझ लेना ड्राई लैंड बेस्ड है, बिकॉज गोट जो है इजीली सर्वाइव करते हैं ड्राई कंडीशंस में. तो आपको कीवर्ड से पकड़ना है कि व्हाट दे आर आस्किंग. क्या तो आपको यस 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 Sir, please explain what do you mean by enterprise? Enterprise. देखो ये farming system, okay. Enterprise, interaction between. Yes. देखो enterprise you can understand by this example only. Wetland based farming system I am talking about. So what are all the different enterprise here? Here you have 3 enterprise. You have crop also, you have fish also, you have mushroom also. Like fish, ठीक है, fish भी आप कर रहे हो, साथ में पोल्ट्री भी आप कर रहे हो. तो पोल्ट्री एंड फिश आर 2 एंटरप्राइज. तो पोल्ट्री मान लो टॉप पे है, ठीक है, उसमें केज लगा हुआ है. यहाँ से जो पोल्ट्री के ड्रॉपिंग्स हैं दैट एक्ट एज अ फीड फॉर द फिश. ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इट इज इंटरेक्शन बिटवीन द 2 एंटरप्राइज, दैट इज पोल्ट्री एंड द फिशरी. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्राइज. बोथ द एंटरप्राइज आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. ठीक है, अगर इनपुट एंड टेक्नोलॉजी के इंटरेक्शन को हम डिफाइन करते हैं तब यहाँ पे आ जाता है क्रॉपिंग सिस्टम. बट अगर हम एंटरप्राइज के इंटरेक्शन की बात करेंगे तब आ जाएगा फार्मिंग सिस्टम. ठीक है, थैंक यू सर. या तो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो मैंने उसी को पिक किया है व्हाट आर आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जामिनेशन. तो जब मैंने YouTube में जो मैंने लेक्चर डाल रखा, मैंने काफी कोड भी आपको बताया कि कैसे कैसे आपको याद रखना. लाइक IIPR है तो पल्स से आप याद रखोगे. ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंट याद रखो. नियासम जो है बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है आजकल, तो इसको आप याद कर लो. महाराष्ट्र में ड्राईलैंड क्रीडा इंपॉर्टेंट है. तो ये मैप देख के आप एक बार देख लेना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट ओनली आई हैव पिक्ड. एग्जांपल तो ऐसे बहुत सारे हैं. ठीक है, तो कितना आप याद रखोगे, एटलीस्ट इनको तो आप याद रखने की कोशिश करना. राइट, यहाँ पे जब हम आते हैं फिशरी वाले सेक्टर में, तो फिशरी से रिलेटेड बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं. तो सारे इंस्टीट्यूट्स को मैंने यहाँ पे क्लब कर दिया है. डिफरेंट फिशरी से रिलेटेड कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उस पर कंफ्यूज ना हो, तो इजीली आप अच्छे से याद रखिएगा
कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर कहाँ पे है, ठीक है, चेन्नई में है। उसी तरह से डिफरेंट जितने भी फिशरीज से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कहाँ पे है, तो ये सारे फिशरी वाले आप मैंने क्लब कर दिया एक जगह, आप एक बार अच्छे से ध्यान से देख के इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। काजरी वेरी इंपॉर्टेंट, IINRG वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन सबको आपको याद रखना है। तो देखो, हेलो सर, यस यस, भानु सर। हाँ भानु, सर इसका कोई निमोनिक्स है सर? इसमें कंफ्यूजन काफी होता है सर। मैंने शायद कुछ यूज किया जब आप YouTube पे लेक्चर्स देना, वहां मैंने कुछ कुछ बताया कि कैसे कैसे आपको याद रखना है डिफरेंट एरियाज को, आप एक बार देख ओके सकते सर, आई विल गो थ्रू इट। ओके ओके फाइन। हेलो सर। तो देखो, यस यस, आई विल कम टू योर क्वेरीज, मैं बस इसको एंड करूंगा। तो ये जो मास्टर नोट्स 1 जो बेसिक आपका एग्रीकल्चर और जो फर्स्ट टॉपिक नाबार्ड के सिलेबस में दिया है, दैट आई हैव कवर्ड शॉर्टेस्ट टाइम में मैंने कर दिया। जितने भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट्स होते हैं मैंने आपको हाफ एन आवर में बता दिया। अगर आपने मार्क कर लिया होगा तो क्वेश्चन जो आएंगे इसी एरिया से आएंगे, ज्यादा आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, क्रक्स पे आप इन्वेस्ट कीजिए कि कहां से क्वेश्चन आते हैं, दैट इज more important. We will solve some of the MCQs also. Which of the following system is related to vegetable cultivation and forestry management? तो ठीक है, वेजिटेबल अभी हमने डिस्कस किया था, वेजिटेबल जब भी आएगा क्या होगा, ओलेरी कल्चर। फॉरेस्ट्री के लिए आपको पता है सेल्वी कल्चर, ठीक है। अभी FCI में क्वेश्चन आया था कुछ पैस्चर से रिलेटेड, तो जितने भी ग्रासिंग होते हैं, ग्रासिंग फील्ड होते हैं, दैट इज पैस्चर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पूछे जा सकते हैं। वेजिटेबल को हटा के फ्रूट कर दिया, ठीक है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को देख के आप यू कैन इजीली आंसर। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स ऑलरेडी दे हैव आस्क्ड इन 2017, इट इज विटिकल्चर। हु इज रेफर्ड एज फादर ऑफ एग्रोनॉमी? इसको याद रखना है, डिकोचेंजी, वेरी गुड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, P फॉर पल्स, कानपुर। Annual average rainfall of India as per IMD 125 centimeter. 125 centimeter. 125 centimeter. Right. Maximum area of India receives rainfall in the range of, देखो ऑप्शन से निकाल लोगे आप मैक्सिमम क्या, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी 750 to B sir. यस राइट, बी से इजीली, बिकॉज़ आप जानते हो कि मैक्सिमम ड्राई में नहीं आएगा, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। सीरियल्स लाइक पैडी, व्हीट बिलोंग टू व्हिच फैमिली, अभी मैंने डिस्कस किया। Poaceae. कितने सीरियल्स आते हैं, पोएसी में आएगा, इसको हम पोएसी बोलते हैं, Poaceae. ग्रामीने बोलते हैं, ग्रामीने। किंग ऑफ फोडर क्रॉप्स, Barsim. बरसीम। क्वीन, Luzon. ल्यूसन। Which of the following is biennial crop अंत्यजनी के हिसाब से? अभी बताया था मैंने कुछ देर पहले, अंत्यजनी के हिसाब से। Carrot sir. Carrot. Carrot. D. बीटरूट एंड, और एक कौन सा एग्जांपल था? शुगर बीट, Sugar beet. Beetroot. ठीक है, इसको आपको याद रखना है। कैनोला ऑयल आर नोन फॉर लेस यूरिक एसिड, 2%. वेरी गुड। Which of the following represent example of composite crop? Raspberry. Mulberry. मलबरी। नीवियल जोन अभी मैंने डिस्कस किया था, क्रॉप इज फाउंड इन very high altitude. हाइट 3000 प्लस में मिलेगा। कोकोनट रिप्रेजेंट अगेन ए नाबार्ड क्वेश्चन, ऑलरेडी इट हैज बीन आस्क्ड। Tropical. कौन सा हो जाएगा? Tropical. गर्म जगह में आता है। Which of the following element represents important feature of dry land integrated? Dry land में कौन सा कीवर्ड होगा? Goat. Jute and cotton fiber are which type of crop based on the basis of season? खरीफ, right. कॉटन हम ग्रो करते हैं, जो बेसिकली उसको हम जब रेनी सीजन होता है तब उसको करते हैं, तो खरीफ हो जाएगा। मेजर पोर्शन ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली, आवर कैपिटल, comes under which? Transgangetic. Transgangetic. Option थोड़ा B. सा मैंने, अगर आप मेरे YouTube के लेक्चर में जाओगे तो मैंने डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने थोड़ा डिस्क्राइब किया, आप देख लेना कि मान लो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किस क्लाइमेटिक जोन से रिलेटेड है, ठीक है। बोरो राइस कल्टीवेशन किससे रिलेटेड है, सैफरन किससे रिलेटेड है, तो ये थोड़ा क्लासिफिकेशन आप YouTube में जाकर देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एक पेज का है, इजीली यू कैन कवर। Which state has maximum number of agroclimatic? Place is Haryana. Yes sir. Minimum temperature for growth of rice कितना था उस ब्लॉक में? 18. 10 to 12. 10%, I guess. चलो एक बार रिविजिट कर लेते हैं फटाफट, क्या था? 10. 10 sir. 10. 10 है? Yes sir. 10. चलो राइट 10।
तो ऐसे ही करके देख लेना, वीट का क्या दिया हुआ है, शोरगम का क्या दिया हुआ है, ये देख लेना, ठीक है, ये आपको देख लेना। क्रॉप, डेयरी, बायोगैस, मशरूम, सिल्वीकल्चर पर्टेन्स टू विच फार्मिंग सिस्टम? गार्डन गार्डन लैंड, बायो, इससे पकड़ लोगे, बायोगैस से गार्डन लैंड आ रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिमम टेम्परेचर? देखो वहीं से फिर इसको रिवर्स करके क्वेश्चन दिया गया। आई गेस देखो नोट्स में कौन से हैं, कौन सा गलत है इसमें? All are correct होगा सर, I think. Sorghum. ऑर्गम कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया होगा? व्हाट इज द रेंज? Sorghum. Sorghum 25. 25। Sorghum incorrect है सर. ठीक है, तो उस ब्लॉक को थोड़ा सा आप गौर करके देख लेना, वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो इस हिसाब से रिवर्स करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो पार्ट 1 में यही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जहां से बेसिकली दे आस्क क्वेश्चन। थोड़ा सा और डिटेल में आपको चीजों को अगर समझनी है तो यूट्यूब में 2x स्पीड में करके एक बार वीडियो देख लेना, उसमें थोड़ा सा और डिटेल में मैंने कुछ और पॉइंट समझाया वहां पे, ठीक है। तो दिस विल फिनिश अप योर पार्ट 1। ज्यादा मत दीजिए, अभी आप क्लास खत्म होने के बाद 1 घंटा और पढ़िए तो एवरीथिंग विल गेट कवर्ड। इससे ज्यादा मत कवर कीजिए, जरूरत नहीं है, ठीक है। So now I will take your queries. If you have any else, you Yes, can sir. start preparing. Yes, yes, भानु सर, yes, please. हेलो सर,